नमस्कार दोस्तों, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की मैं श्रृंखला ला रहा हूँ। कल हमने प्राचीन इतिहास की वीडियो देखी यहाँ पे, जो पिछले सालों के प्रश्न पूछे गए थे, उनकी व्याख्या देखा और देखे कि किस तरह आयोग अपने प्रश्न पूछने के तरीकों में बदलाव कर रहा है और उन बदलावों को समझ के आप अपने अध्ययन सामग्री में परिवर्तन ला सकते हैं, अपनी रणनीति में बदलाव ला सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। तो आज की हमारी वीडियो मध्यकालीन इतिहास के बारे में। कल हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ लिए थे। मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न थोड़ा ज़्यादा पूछे जाते हैं अपेक्षाकृत मॉडर्न इंडिया से, इसलिए ये वीडियो 2 भाग में आएगी, 3 भाग में आगे हो सकता है। तो आज हमारा पहला भाग है। चलिए यहाँ पे हम प्रारंभ करते हैं, अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें ध्यान देना है जब आप भी प्रश्न पढ़ें तो ऐसे ये पुछल्ले क्वेश्चन जो होते हैं, जो अंत में कुछ ऐसी बातें कह दी जाती हैं जो हमें प्रश्न को सही गलत में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ध्यान रखिएगा। यहाँ कह रहा है नहीं, तो हमें ध्यान देना है। यहाँ पे हमारे पास सुमेल का दाम, दाम क्या है? ताम्र की मुद्रा है। देसाई, देसाई राजस्व अधिकारी होता था। दीवान, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। जरीब एक प्रकार का कर। तो यहाँ हमें देखना है कौन सा जो विकल्प है वो गलत है। तो हमारा जो अंतिम विकल्प है डी, ये गलत है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो जरीब होती है वह कर व्यवस्था नहीं है या किसी प्रकार का कर नहीं है, बल्कि एक प्रकार की जो नाप जोक की इकाई मानी जाती है। जैसा कि हम बताते आ रहे हैं, प्राचीन इतिहास में भी एक व्याख्या लाते हैं आपके लिए। उस व्याख्या से आप एक के बजाय कई प्रश्न एक साथ तैयार कर सकते हैं। इसलिए व्याख्या को पढ़ा करिए और कोशिश करिए नोट्स बनाने की, अगर संभव हो तो। यहाँ पे क्या है? शेर शाह सूरी द्वारा तांबे के सिक्के दाम का प्रचलन प्रारंभ किया गया। ठीक है, शेर शाह सूरी के द्वारा। मुगल काल में एक रुपया, रुपया चांदी का सिक्का होता था, 40 दाम के बराबर होता था। एक दाम बराबर 40 रुपया, ये होता था। उसके बाद अगला है मराठा काल में देसाई या देशमुख। आपने सुना होगा कि देशमुख सब, जैसे महाराष्ट्र वगैरह के लोग होते हैं तो वहां के बारे में आपसे देशमुख नाम आता है उनके सरनेम के आगे। तो ये देशमुख यही देसाई होते थे। इनका काम क्या होता था? ये जनपद स्तर पर राजस्व वसूली का कार्य किया करते थे, राजस्व संग्रह का कार्य किया करते थे। अगला है मुगल काल में दीवान। दीवान प्रांतीय राजस्व विभाग का प्रमुख होता था मुगल काल में। मुगल काल में ही भू राजस्व के संदर्भ में जरीब, यहाँ देखिए जरीब आ गया। आज भी अगर आप लोगों के यहाँ कोई लेखपाल या पटवारी होंगे, उनसे आप पूछें तो जरी होती है। वहां बस आइल ना, जरी बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है? लोहे की एक पैमाना टाइप होता है, तो उससे क्या होता है? पैमाइश की जाती है जमीन वगैरह की, तो वो जरीब होती है। अगला प्रश्न है हमारा, फिर वही सुमेलित करना। जैसा कि देखिए, मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी बता दूं शॉर्ट में, कि जो मॉडर्न मिडाइवल इंडिया से प्रश्न आते हैं, यानी कि जो मध्यकालीन भारत से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, सामान्यतः आप देखेंगे तो उसमें क्या रहेगा कि स्थापत्य से होता है। ज्यादातर प्रश्न आपको स्थापत्य से पूछे जाएंगे। अब आप कहेंगे स्थापत्य क्या होता है? तो स्थापत्य से अर्थ ये हुआ कि जैसे जो इमारतें बनी हैं मुगल कालीन, ठीक है, उसमें किसी का मकबरा हो सकता है, कोई किला हो सकता है। तो इस प्रकार के जो इमारतें होंगी उनसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। कला और संस्कृति से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। कला संस्कृति में मान लीजिए कुछ भी पूछ सकते हैं, संगीत से संबंधित चीजें पूछ सकते हैं, चित्र से संबंधित चीजें पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो और चीजें पूछे हैं, जैसे शासन प्रशासन से संबंधित प्रश्न, ठीक है, शासन प्रशासन से संबंधित, शासन के तरीकों से संबंधित, बाजार व्यवस्था से संबंधित, ठीक है, सैन्य व्यवस्था से संबंधित, इस तरह से प्रश्न ज्यादातर आपसे पूछे जाएंगे। अगर हम यहाँ पे कला की बात करें तो इसके साथ साथ एक चीज और जोड़ लीजिए, साहित्य। साहित्य से संबंधित प्रश्न भी मध्यकाल से ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लेंगे, किसी की पुस्तक दे देगा, उनके लेखक का नाम पूछ लिया जाएगा, या कोई पुस्तक दे दिया जाएगा और उस पुस्तक में उल्लिखित विषय के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो देखिए, जब पुस्तक की बात करें तो ये केवल मिडाइवल इंडिया के लिए बात नहीं, कि मॉडर्न के लिए भी आ सकता है और ये आपके एंशिएंट के लिए भी आ सकता है। तो चलिए हम इस प्रश्न के बारे में यहाँ देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा। यहाँ कह रहे हैं कि सुमेलित करना है। इधर लेखकों के नाम है और इधर उनकी रचना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ने किसकी रचना की थी, किस पुस्तक की? तो हमारा सही विकल्प यहाँ पर चंदायन। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं दामोदर। दामोदर कवि किसकी रचना की है? इनकी यहाँ पे कौन सी रचना है? तो वो है पद्मावती कथा। उसके बाद आता है सोमनाथ। सोमनाथ में किसकी रचना की थी? तो सोमनाथ जी ने राग विबोध की रचना की थी। उसके बाद अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो ने किसकी रचना की थी? आसिका की। इनकी रचना का नाम आसिका है। अब अगला प्रश्न में आ रहा है, उसमें कुछ डिटेल में नहीं था, पुस्तकों का नाम बताना था इसलिए वहां बता दिया। आगे बढ़, राजाओं में किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण प्रदान किया था? यानी कि अकबर के यहाँ आने से पहले तानसेन कहाँ थे? तो यहाँ पे हमारा विकल्प कौन सा सही है? विकल्प यहाँ पे ए सही है। फाटा के राजा
रामचंद्र सिंह जी के यहाँ पे ये थे। तानसेन जी के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल जाने तो इनका नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे इनका पूरा मूल नाम था, बाद में तानसेन के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और संगीत की जो प्रारंभिक शिक्षा लिए थे ग्वालियर विद्यापीठ से लिए थे, जो आपके मध्य प्रदेश में है। और ग्वालियर में ये जो विद्यापीठ स्थापित किया गया था, इसको स्थापित करने में राजा मान सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। उनके संरक्षण में ही इस विद्यापीठ को चलाया जाता था और यहीं से तानसेन जी की प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुई थी। उसके बाद ये प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद भाटा क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश के रीवा में ही स्थित है, वहां पर राजा रामचंद्र सिंह जी थे। राजा रामचंद्र सिंह के यहाँ ये पहुंचे और वहां से इनकी ख्याति बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब यहाँ इनकी ख्याति काफी बढ़ जाती है और अकबर तक पहुंचती है, तो उसके बाद अकबर के दरबार में इनको जगह दी जाती है और उसके बाद इनकी ख्याति पूरे भारत के स्तर पर पहुंच जाती है। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। यह शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। यह हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। और अटाला मस्जिद जौनपुर। तो अब यहाँ हमें बताना है, कालानुक्रम में बताना है। तो इसी ध्यान, ये राबिया दौरानी का जो है थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इसको अगर देखेंगे इसकी पिक, तो आपको लगेगा कि यह ताजमहल है, वो बहुत ताजमहल है। तो इसको देखिएगा, ध्यान से देखिए, ताजमहल काफी जो है उससे मिलता जुलता है। यहाँ पे हमारा कूट के द्वारा अगर हम उत्तर चुनते हैं, यानी कि कौन सी संरचना का निर्माण पहले हुआ है और कौन सी बाद में हुआ है, तो यहाँ पे हमारा विकल्प 20 सही है। यानी कि पहले अटाला मस्जिद जो जौनपुर में स्थित है उसका निर्माण हुआ था। उसके बाद शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, उसका निर्माण हुआ था। उसके बाद हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हुमायूं टॉम के नाम से ज्यादातर लोग जानते हैं, उसका निर्माण हुआ था। और अंत में राबिया दौरानी का मकबरा जो औरंगाबाद के महाराष्ट्र में स्थित है, उसका निर्माण हुआ था। यहां पे देखिए उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया है। जो जौनपुर की अटाला मस्जिद है, अटाला मस्जिद है, उसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा 1408 में करवाया गया था। शेर शाह सूरी का मकबरा जो है 1540 से 45 के बीच इनका शासन था और इस दौरान इन्होंने अपना मकबरा स्वयं बनवाया था। और ये कहां बनवाया था? सासाराम में बनवाया था। उसके बाद दिल्ली स्थित हुमायूं टॉम्ब मकबरे का निर्माण कौन कराया था? अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम, इनके निरीक्षण में यह कार्य पूर्ण करवाया गया था। अगला है, औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी मां राबिया दौरानी की याद में औरंगाबाद में 17वीं सदी में मकबरे का निर्माण करवाया था, जिसे देखने से लगेगा कि यह ताजमहल की प्रतिकृति है। उसके बाद अगला है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है? तो यहां बताना है आपको, जो कि कथन कारण का संबंध में कल से बता रहा हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमारी पिछली वीडियो जाके देखिए, प्राचीन इतिहास पर बनाई गई है। कथन कारण मिलान करना, ये प्राचीन इतिहास और मिडाइवल इंडिया कहा जाए तो मध्यकालीन इतिहास, दोनों में काफी पूछा जाता है और मॉडर्न इंडिया में भी ये ट्रेंड चल रहा है काफी। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को थोड़ा आसानी हो जाती है टफ क्वेश्चन बनाने में। तो यहाँ पे क्या है कि पहला हमारा कथन है, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। दूसरा कथन कह रहा है कि मनसबदारी का पद पैतृक था। ठीक है, तो अब इन दोनों विकल्पों हमें देखना है सही कौन सा है, कूट के द्वारा उत्तर चुनना है। तो यहां पे हमारा विकल्प ए सही है, केवल एक, यानी कि मनसबदारी व्यवस्था पैतृक नहीं थी, बल्कि जब तक वह व्यक्ति उस पद पे कार्यरत रहता था तभी तक वह पद उसके पास रहता था। और बाकी विकल्प एक हमारा सही है। इसके विषय में थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे मुगल काल में मनसबदारी पद्धति की शुरुआत अकबर काल में हुआ था। उसके 11वें वर्ष ये जो है जात और सवार पद का सृजन किया जाता है, उसको विभाजित किया जाता है। और उसके बाद मनसबदारी मुगल नौकरशाही में पद और वरीयता निर्धारित करता था। यह प्रशासनिक सैन्य पद था। मनसबदारों की नियुक्ति और उनकी वरीयता क्रम को बादशाह द्वारा निर्धारित किया जाता था। वह पूर्णतः बादशाह के ऊपर निर्भर था और पैतृक पद नहीं होता था। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करवाना है। तो यहां पर कुछ जो है साम्राज्य दिए गए हैं, राजवंश दिए गए हैं और यह स्थान दिया गया है कि वो कहां पे शासन किया करते थे। अब मिलाना है पल्लव। तो पल्लव कहां के थे? पल्लव कांची में शासन करते थे। पांडे कहां पे करते थे? पांडे मदुरा में करते थे। और जबकि यादव कहां करते थे? यादव देवगिरी में करते थे। और काकतीय वारंगल में शासन करते थे। ये देखिए यहाँ पर हमने इस भव्य मंदिर का बनाया, चूंकि इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। आर्ट एंड कल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मध्यकालीन इतिहास के लिए। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको इतना आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि अपने इतिहास के बारे में, यानी कि जो हमारा अपना है, खुद का है, उसके बारे में आपको विधिवत जानकारी होनी चाहिए, सामान्य जानकारी नहीं।
ठीक है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? विदर्भ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प हैं, मार्कंडेश्वर, कैलाश, मनुदेवी, भीमाशंकर। ये जो मंदिर बना हुआ है, ये हमारा विकल्प ए सही है, मार्कंडेश्वर है, शिव जी का मंदिर है। और यह देख सकते हैं जिस तरह से खजुराहो में बाहरी दीवारों पर इस तरह की मूर्तियां उकेरी गई हैं, उसी तरह इस मंदिर के बाहरी दीवारों पर इस तरह बनाया गया है। आप देख सकते हैं, इमेज हर जगह मौजूद होती है आजकल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में एक गढ़चिरौली जिला है और यह बेनगंगा की नदी के तट पर है। गोदावरी की सहायक नदी है बेनगंगा, उसके तट पर स्थित है मार्कंडेश्वर मंदिर। इनको विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि किस नदी के तट पर, या विदर्भ के खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है, या किस जिले में है महाराष्ट्र के। किसी भी तरह घुमा फिरा के प्रश्न आपके लिए जटिल बनाया जा सकता है आयोग के द्वारा। भारत की नागर शैली का यह मंदिर शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों से संबंधित है। शैव जो शिव की पूजा करते हैं, वैष्णव अर्थात जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, शाक्त अर्थात जो शक्ति की पूजा करते हैं। यहाँ नागर शैली का इस्तेमाल हुआ है। तो आप जान लीजिए कि भारत में मंदिर निर्माण की जो प्रथा थी, उसमें 3 प्रकार की शैलियों का इस्तेमाल होता था, सामान्यतः देखा जाता था। जैसे एक नागर शैली होती थी, एक द्रविड़ शैली होती थी और एक बेसर शैली होती थी। ये 3 प्रकार की शैलियों का इस्तेमाल सामान्यतः होता था। जो नागर शैली थी, नागर शैली उत्तर भारत की थी, द्रविड़ शैली, नागर शैली उत्तर भारत की थी और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की, बेसर शैली दोनों का मिला जुला रूप हुआ करता था। तो ये हमारा यहाँ पे प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? ध्यान देना है, नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, हम जांच करते हैं इस प्रश्न का कि कौन सी व्यवस्था उसमें विशेषता नहीं थी। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, यानी कि कोष में जाता था। मुक्ति को इक्ता एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो यहां पर हमें देखना है कौन सी ऐसी, इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो एकता की विशेषता नहीं बताता है। तो कौन सा नहीं बताता है? यहां पे हमारा विकल्प सी गलत है, यहां पे नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि जो इक्ता व्यवस्था होती थी, वह एक तरह से इक्तादार जो होते थे उनको राजा के सेवा के बदले दिया जाता था। वह दी गई भूमि या दी गए भूमि के हिस्से से जो राजस्व एकत्रित करते थे, जो कर एकत्रित करते थे, उससे अपना खर्चा बर्चा चलाते थे, शासन प्रशासन चलाते थे। और जब राजा को सैन्य सेवा की आवश्यकता पड़ती थी तो राजा को सेनाएं प्रदान करते थे, राजा के युद्ध क्षेत्र में मदद करते थे, या भी जैसे भी आवश्यकता उनकी पड़ती थी। तो यह कहा जाए कि खाते में जो सीधा जाता था, तो ये हमारा विकल्प यहाँ पे गलत है। हाँ, राजा के खाते में जिस प्रकार से धन जाता था, जिस भूमि से सीधे, उसे खालसा भूमि कहा जाता था, उसे खालसा भूमि कहा जाता था। इसका थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, वही चीजें जो मैं बता चुका हूं। भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रथा की शुरुआत की गई। इल्तुतमिश इसके कहा जाए तो प्रारंभकर्ता थे। और इक्ता धारक को इक्तादार मुक्ति, इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। और भू क्षेत्र जो राजस्व कर इकट्ठा होता था, उस आय से प्रशासनिक वगैरह खर्च अपना चलाते थे, यहाँ देख सकते हैं। और बदले में सुल्तान को समय समय पर सैन्य सेवाएं देते थे। खालसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के कोष में जाती थी। तो हमारा यहाँ पे विकल्प भी कंप्लीट हुआ। फिर से हमारी मुलाकात हो रही है यहाँ पे सुमेलित करने वाले प्रश्नों से। कुछ यहाँ पे पुस्तकें दी गई हैं सूची 1 में, और सूची 2 में लेखक दिए गए हैं। हमें इनसे मिलान करवाना है और देखना है कौन सा यहाँ पे दिया हुआ जोड़ा गलत होगा। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहे हैं सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा गलत है? तो तबकात ए नासिर, ये किसकी पुस्तक है? इसके लेखक कौन है? मिन्हाज उल सिराज जसजानी, ये इसके लेखक हैं। उसके बाद दूसरा है तारीख फिरोज शाही, ये किसकी है? यह शम्स ए सिराज आफिफ की। और तुगलकनामा, यहाँ दिया गया है कि ये इब्न बतूता की बुक है, तो हम इसे देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये विकल्प गलत है, क्योंकि तुगलकनामा इब्न बतूता की नहीं बल्कि खुसरो की है। ठीक है, तो तुगलकनामा खुसरो की पुस्तक है, और इब्न बतूता की जो पुस्तक है उसका नाम है रेहला। ठीक है, और रेहला यात्रा वृत्तांत है, यानी कि इब्न बतूता के द्वारा किए गए यात्रा का इसमें जिक्र किया गया है। और हुमायूं नामा सही विकल्प है, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अगला है विकल्प सी, हाँ वही है, तुगलकनामा अमीर खुसरो, रेहला इब्न बतूता। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न ग्रंथों पर विचार कीजिए, कालक क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सी जो है पहले है, कौन सा बाद में है। फतवा जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद, तबकात नासिर। तो यहां पर हमारा विकल्प डी सही है। पहले किताबुल हिंद आया, उसके बाद पृथ्वीराज रासो,
और उसके बाद तबकाते नासिर, उसके बाद फतवाए जहांदारी। तो ठीक है, चलिए हम यहाँ पे अपना आज का ये लेक्चर समाप्त करते हैं और आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं और कुछ एक सालों का प्रश्न लेके। हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, पहुँचाइए। धन्यवाद।